प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। तो 2016-15 तक की पूरी कंप्लीट हो गई है। 2016 की फेब की चल रही है और फेब में भी जनवरी की जा रही है, फर्स्ट पार्ट जा रहा है। तो चलिए जरा आप क्वेश्चन को देखा जाए कि आप लोगों को अब कितने क्वेश्चन पीछे से मिलते हुए दिख रहे हैं, उस पर चर्चा की जाए। देखिए, ये प्रश्न हर पेपर में लगभग अब मिल चुका है कि 2, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 8, 14, 9, 4, 8, 4 उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य बताना है आपको। तो हमने सबसे पहले बताया कि सारे नंबर को या तो आरोही क्रम में करिए या तो अवरोही क्रम में करिए, असेंडिंग ऑर्डर में करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ले चलते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे बाद आपको मिलेगा 2, फिर 2 है, फिर आप लोगों को 3 मिलेगा, 1, 2, 3 मिल गया 2 बार। फिर इसके बाद आप लोगों को मिल रहा होगा 4, तो 1, 2, 3, 3, 4 मिल गए भाई। 3, 4 को रखिए आप लोग। इसके बाद आप लोगों को जो नंबर दिख रहा होगा 4 के बाद एक 6 है, एक 6 ले लीजिए आप लोग। और एक 6 के बाद अब बारी होगी आप लोगों की 2, 8 की है, 2, 8 है। और 2, 8 के बाद एक 9 है, फिर एक 14 है। एक 9 और एक 14, ये नंबर आपको मिल गए, ठीक है ना। अब चलिए जरा, अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताना है बहुलक। बहुलक की इंग्लिश होती है मोड। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जान लें, मोड। मोड का मतलब जो पद सबसे अधिक बार आया है वो हो गया मोड। तो बहुलक आपका होगा, बहुलक हो जाएगा जो पद सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला 4 है। क्या है? 4। तो बहुलक हो गया आपका 4। ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, बहुलक के बाद माध्यक। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। इसकी इंग्लिश होती है मीडियन। मीडियन, या कुछ लोग इसको जो जानते हैं, माध्यक का मतलब देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब है माध्यिका। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हो गया माध्यिका, ठीक है ना। तो अब माध्यिका बताने के लिए हमने कहा टोटल पदों को काउंट कर लिया जाए। पहले यहां से काउंट करके मिला लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पद हैं। यहां भी चेक करिए कि 13 पद आपके हैं कि नहीं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एक नंबर गलती बस कहीं अगर छूट गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो अब 13 है। 13 में जो बीच वाला पद होगा वही होती है माध्यिका। तो चलिए, बीच वाला पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7वां पद है यही हमारी माध्यिका हो गई। तो माध्यिका भी हमारी आ गई है 4। माध्यिका क्या आ गई भाई? 4 आ गई। माध्यिका बराबर क्या आ गया? 4। और ये प्रश्न हर पेपर में मिल रहा है और मैं हर पेपर में डिस्क्राइब करके दे रहा हूं आप लोगों को। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, माध्यिका बराबर हो गया 4। अगर विषम पद है तो बीच वाला नंबर, अगर सम पद है तो बीच वाला नंबर और प्लस 1 नंबर करके दोनों जोड़ दीजिए, बटे 2 कर देना था। अब अगला बताना है परिसर। परिसर का मतलब रेंज। रेंज निकालने का क्या तरीका है भाई? इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज निकालने का क्या तरीका है मैथ में? रेंज निकालने का तरीका है सारे नंबरों में जो सबसे उच्च नंबर है वो, तो उच्च नंबर इसमें है 14 और सबसे निम्न नंबर है 1। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही बनेगा रेंज। तो रेंज हो गया 13, बहुलक हो गया 4, माध्यिका हो गई 4 और परिसर हो गया 13। इन तीनों का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इन तीनों का माध्य। तो माध्य का मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या।
तो कुल पदों का मतलब बहुलक का निकालना है, माध्यिका का निकालना और परिसर का। तो लिखेंगे माध्य बराबर आप लोग जानते हैं कुल पदों का योग, तो बहुलक प्लस माध्यिका माध्यिका प्लस परिसर और 3 पद हैं तो बटे क्या करना पड़ेगा, 3 कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बटे 3। तो आप लोग रखेंगे 4 धन 4 धन 13 बटे 3। 4 4 12 और 13 हो गया कितना, 25। तो 25 बटे कितना, देखिए 4 4 8 और 13 13 8 हो जाएगा, 13 7 20 1 21 हो जाएगा भाई। देखिए तो 13 8 21 हो जाएगा। तो 21 बटे 3 का मतलब हो जाएगा रिजल्ट 7। क्या आएगा, 7 आएगा। अब 7 कहीं है तो आराम से अब क्लिक करिए, पुराने पेपर से मिलता जुलता है तो आराम से उसको 1 नंबर अपना स्कोर कार्ड पे कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्या है भाई, इस पे देखा जाए। नेक्स्ट में दिया गया है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए भाई, गणित विषय में अगर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करता आपका विद्यार्थी, तो एज ए टीचर आप उसको कैसे ठीक करेंगे। उनको उच्च उपलब्धि वाले के साथ, भाई जो अच्छा नंबर पा रहे हैं उसके साथ अगर कमजोर विद्यार्थी को बैठाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा न करने के परिणाम को समझेंगे, जी नहीं, इससे भी बात नहीं बनेगी। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट करवा देंगे तब भी उसका नहीं। अब अगला कारणों का निदान करेंगे। भाई किस कारण से हमारा विद्यार्थी गणित में कमजोर है, अगर हम पहले कारण पता करेंगे फिर उसका निदान करेंगे तो हम उस विद्यार्थी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स उसको हम दिला सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़िए जरा, और मुस्कुराते भी चलिए। इसी के साथ साथ अपना आप, नया वर्ष भी आ गया है, नए वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी इसी के साथ साथ, अच्छे मार्क्स के साथ आए। अब देखिए आगे, गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में आप लोग पढ़े भी हैं, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होनी चाहिए। अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, एज आप गेस्ट जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो क्या बताएंगे जरा देखिए। गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे, जी नहीं। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई। कि उनके लिए जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका जो है ऑप्शनल अध्यापन अधिगम जो है अगर रखेंगे तो उससे उनकी गणित क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दृष्टिबाधित से संबंधित कई बार पढ़ भी चुके हैं आप लोग। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। पहला है जांच सूची, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा परियोजना और चौथा होना चाहिए कक्षा की सहभागिता। यही सही है भाई, डी वाले को, बाकी सबको। अब देखिए पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा ये नहीं होना चाहिए। यहां भी कागज पेंसिल परीक्षा, यहां भी कागज पेंसिल परीक्षा इसमें मूल्यांकन नीतियों में नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे इसको करते हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता
गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या है भाई, जरा ये देखिए। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। और अगला, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्र करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना। तो इसका मतलब है कि ए और बी ये दोनों इनका सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, अब नेक्स्ट में देखिए तो जरा ये प्रश्न भाई रेखा गणित में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया गया था कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है भाई। क्या क्या है, समतल प्लेन, पॉइंट, अगला रेखा, चौथा चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, अब जरा देखिए भाई, समतल अगर है तो 3 अथवा 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को प्लेन कहते हैं, बंद आकृति को। बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। इसका मतलब है कि बिंदु एक ऐसा है जो डिफाइंड नहीं है, बिंदु एक ऐसा है जो डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। 96 के बाद नेक्स्ट 97 पे चलते हैं। 97, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में नहीं आता, रेखा गणित में नहीं आता, ये देखना। चलिए, कौन सा पहलू बीज गणित में नहीं आता, तो बीज गणित का कौन सा पार्ट नहीं, मापन। मापन जो है बीज गणित में नहीं आता, अल्फाबेटिकल वर्ड आते हैं, आइडेंटिटी रहती है, सामान्यीकरण रहता, मानसिक चित्रण रहेगा, क्रम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मेजरमेंट बीज गणित में कहीं नहीं रहता कि 3 सेंटीमीटर लाइए, 4 सेंटीमीटर लाइए, तो ये इसमें नहीं रहता। चलिए अगले क्वेश्चन की, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो क्लास में लाइव क्लास में जुड़े हैं उनको एकदम हूबहू अब नोट्स के क्वेश्चन सीटेट में मिल रहे हैं। ठीक है ना, एकदम हूबहू, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, अब जरा देखिए भाई, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, क्या बताएंगे आप लोग, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, बोलिए भाई। अगर कोई आपका मित्र प्रश्न रखता तो इससे क्या निकलता है, विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना नहीं भाई, प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी सृजन थोड़ा करता है, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता ये भी नहीं है, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना है, राइट। जब उसको कहीं डाउट होती है क्लास में तब वो क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे विद्यार्थी, कई ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिनकी वो संदेह रहती है उस क्वेश्चन पे, लेकिन वो अपनी बात क्लास में रख नहीं पाते हैं, और उस विद्यार्थी के पूछने के बाद उनका संदेह क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, उनका संदेह क्या हो जाता है, इस केस में दूर हो जाता। तो इसका मतलब है कक्षा में प्रश्न रखने का मतलब कक्षा में संदेह, मतलब अब जैसे आपने कुछ पढ़ाया, अब पता चला आपने पढ़ाया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं, और आपने संदेह के लिए पूछ लिया कि एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं, तो कई लोग मार देते हैं कि एक अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब आपने प्रश्न पूछ करके क्या किया, संदेह पैदा कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर आप लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और आराम से गोलियाते हुए चलिए। देखिए 99 की तरफ पहुंचे आप लोग, और कैसे आगे बढ़ रहे हैं जरा ये देखा जाए। 10 क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक आप लोग कब मानते हैं, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक उसको मानते हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न हल करके दिए गए हैं, सॉल्व पेपर अगर दिए गए हों तब आप लोग उस गणित को, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अगर हल किए गए हैं तो उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। कहीं ऑप्शन में हो
प्रमेय अपरमेय की उत्पत्ति, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई नहीं। अभ्यास प्रश्न, केवल अगर अभ्यास प्रश्न वाली गणित है तो आप लोग उसको अच्छा नहीं मानते, आप लोग उसको लेना चाहते हैं जिसमें पीछे उसके सॉल्व सॉल्यूशन भी दिए गए हों, तो हमको कारण पता चल पाए कि क्यों मेरा प्रश्न गलत हो गया। इसका मतलब हल किए गए उदाहरण वाली जो बुक होगी वो सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है गणित की, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए प्यारे शिक्षक साथियों, अब देखिए कितनी तेजी में आप लोग अब बढ़ रहे हैं। अब केवल आप लोग अगर लाइव क्लास की लिए हैं क्लास, या कहीं और से भी पढ़ लिए हैं, अगर वीडियो देखे हैं, तो अब देखिए कैसे अब सीटेट के पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन, जो हमारे मनोवैज्ञानिक टाइप प्रश्न हैं, कितना बढ़िया से सॉल्व करते हैं। प्रत्येक विषम प्राकृतिक, अब चलिए भाई इनके बेस पर चलिए, प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या, कह रहे हैं कि प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या। भाई प्रत्येक विषम, एक भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है, और भी ऐसे आगे एंड सो ऑन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक विषम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड, और विषम संख्या की परिभाषा जो केवल 2 से ना कटे वो संख्या। तो अब 9 आपका विषम है, लेकिन 9 हमारा अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9 बन रहे हैं। 15 हमारा विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या के ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकता। ये 1, 3, 5 और 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो अब इसको जिसको खंडन विधि आएगी, क्या कह रहे हैं, उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु, कैसे हम अलग करेंगे। जिसको ये पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, वही इसको अलग कर पाएगा। प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिनकी गणना की जा सकती, नेचुरल नंबर होता है, काउंटेबल नंबर जो हो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। फिर आप अभाज्य संख्या के लिए, प्राइम नंबर के लिए क्या डिस्क्राइब करते हैं कि जब आपको रूल पता है कि जिसके और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद बारी आती है विषम संख्या की, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए आप कहते हैं कि इन विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो जिसको डिस्क्राइब करना आ रहा, खंडन विधि आ रही है, उसको विभाज्य करना जान रहा अलग अलग सेक्टरों को, वही ये बात क्लियर कर सकता है कि ये प्रश्न आपका गलत है, ठीक है ना, कि प्रत्येक विषम संख्या कभी अभाज्य संख्या के ग्रुप में नहीं आती है। चलिए भाई अगला, अब आगे देखते हैं हम लोग। गणित में दुष्चंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। भाई ये रटा रटा या कभी भी गणित में दुष्चंता कहें तो लिंग कभी भी इसमें से नहीं आएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? लिंग शब्द जो है गणित के सेक्शन में कभी भी इससे नहीं मतलब है कि अगर कोई पुरुष है तो ज्यादा गणित जानेगा, महिला है तो कम जानेगी, ठीक है। ऐसा कभी कोई मैटर नहीं है कि गणित जानने के लिए लिंग बहुत जरूरी है कि लिंग वाला ही सबसे बढ़िया जानेगा, तो उस पर निर्धारण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब चलिए, अब ये भाई फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। अब तक पूछा जाता था निम्न में से कौन सी संख्या दोनों के बीच में है, अब पूछा गया दोनों में से कौन सी संख्या दोनों के बीच में नहीं है। तो -5/6 अगर है तो इसको आप लोग अगर चेंज करेंगे तो 0.8 आएगा, और 7/8 को चेंज करेंगे तो 8 × 64 0.8 आएगा। अब इनको अगर आप लोग चेंज करेंगे तो 12 × 9 108 आएगा, -9 आ गया। अब इसको करेंगे, अगर इसको अगर करते हैं हम लोग तो 6 × 8 48 0.8 आ गया। इसको अगर करते हैं तो 4 × 7 28 0.7 आ गया, माइनस में आ गया। और इसको करते हैं तो ये भी हमको लगता है
4 8 32, ये आएगा 24 से अगर करेंगे तो 8 दूनी 16 ज्यादा आ जाएगा, ये भी 0.7 के आसपास आ रहा है। तो अब देखिए -0.8 और 0.8 के बीच में ये नंबर भी आ सकता है, ये भी नंबर आ सकता है, ये -9 वाला नंबर नहीं आएगा, क्योंकि -8 से -9 छोटा है, -8 से -9 छोटा है, तो इसलिए इसमें ये नंबर सेट नहीं होगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अब हमने कहा है कि कर्णी घातांक का क्वेश्चन मिलना मस्ट है। तो अब देखिए आप लोगों को 13वें क्वेश्चन पर आते आते कहीं कहीं ये मिल ही गया आपको। तो अब देखिए भाई, वहां आपको इसके पहली वाली वीडियो में योज्य प्रतिलोम पूछा था और यहां पर व्युत्क्रम पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब कैसे किया जाए। 3/8 की होल पावर -2 गुणे -4/5 की होल पावर -3 का व्युत्क्रम। पहले तो माइनस में अगर घाते हैं तो हमने बताया है कि अगर प्लस में घाते लिखते हैं आप लोग तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, बात समझ में आ गई। गुणे -4 अगर 5 है तो इसको करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और इसकी घातें हो जाएंगी 3। अब सॉल्व करिए भाई, यहां हो गया 64/9 गुणे 125/64 हो गया, 64 हो गया, तो ये 64 से कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट आया 125/9। अब इसका क्या बताना है, रेसिप्रोकल बताना, इनवर्स बताना है। तो इनवर्स बताने का मतलब हो गया 9/125। अगर कहीं ऑप्शन में दिखे तो उसको क्लिक करके आराम से मुस्कुराइए। अब एक नंबर अपने स्कोर कार्ड पर लगाइए। समझ बात आ गई कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए भाई, फिर आपको आ गया कर्णी घातांक का ही है, सर्च एंड इंडिसेस। ये कह रहे हैं 13 का वर्ग -5 का वर्ग की होल पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणे ए में ए का मान बताना है। किसका मान बताना है, ए का। तो ये हो गया 169 - 25 की होल पावर 3/2 बराबर 6 क्यूब इंटू ए, ये हो गया। अब 169 में से 125 घटाएंगे, 144 की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए हो गया। ठीक, अब चलिए, अब ये हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, बचा 12 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब इंटू ए। तो ए बराबर हो जाएगा 12 का क्यूब बटे 6 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 12/6 की होल पावर क्यूब, 6 दूनी 12 और 2 का क्यूब बनेगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो या 2 की पावर 3 हो, दोनों में से जो मिले उसको देख करके मुस्कुराना है। अब मुस्कुराइए, आइए एक नंबर आप अपना क्लिक करिए ए ऑप्शन को। अब प्यारे शिक्षक साथियों, इस 15 सीरीज में अब आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रोक सकता था। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन आ गया और ये भी संयोग से कर्णी घातांक का ही है। हमने पहले ही इंडिकेट किया कि ये चैप्टर जूनियर वालों के लिए 2 से 3 नंबर देके जाएगा। अब देखिए 2 से 3 दिख रहा है कि x 243 y 867 है, जहां x और y सहभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई का मान निकाला जाए। तो अब चलिए, तो भाई x √243 है बराबर y √867 है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो 243 का गुणनखंड 3 से भाई कटेगा
3 अठू 24 और 3 एक काम 3, फिर 3 से, तो ये देखिए 9 का वर्गमूल हो गया। इसको लिख सकते हैं x गुणे 3 गुणे 81 बराबर 867 का गुणनखंड करिए आप लोग। ये भी 3 से कटने वाला है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर कितना हो गया 6 2 8 26, 3 अठू 24 और 3 नवा 27। अब इसको, ये भी 17 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया? ये 17 का वर्ग हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं y √3 गुणे 289 गुणे 289। अब 81 बाहर आएगा तो 9x √3 आ गया बराबर, इसका आप लोगों ने अगर बाहर किया तो 17 y √3 हो गया। √3 से कैंसिल हो गया, तो बचा 9x बराबर 17y। अब अनुपातिक करेंगे तो x बटे y बराबर हो जाएगा 17/9। तिर्यक गुणा अगर करेंगे आप लोग तो वही पुरानी वाली चीज आ जाएगी। तो अब कंपेयर करेंगे तो x बराबर 17 मिलेगा और y बराबर 9 मिलेगा। क्वेश्चन में रिजल्ट बताना था कि 17 और 9 दोनों सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब हमने को प्राइम का मतलब बताया था कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा क्या होना चाहिए? एक हो, मतलब एक कॉमन हो। तो 17 और 9 में क्या कॉमन मिल रहा है आप लोगों को? एक कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब है कि 17 और 9 सहभाज्य संख्याएं हैं। 17 में से 9 घटाएंगे 8 आएगा, और 8 कहीं देखिए तो गोलिया के मुस्कुराइए। तो बी ऑप्शन में 8 मिल गया, और इसको आराम से गोला करिए, मुस्कुराइए इसी के साथ। और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर करिए, कमेंट तो बहुत जरूरी है, उससे मैं आकलन करता हूं कि कितने नंबर तक आप लोग पहुंच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों के पास भेजिए भी। और इसी के साथ धन्यवाद और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।